दोस्तों नमस्कार। देश का खजाना खाली हो रहा है, कोई चिंता है? इस देश के भीतर में बैंक से मिलने वाली ब्याज दर की तुलना में महंगाई लगभग दुगनी है, क्या कोई चिंता है? डॉलर के मुकाबले रुपया 82 तक पहुंच चुका है और इसी बरस अगर यही रफ्तार रही तो सेंचुरी पार होगी। लेकिन कोई चिंता है? टैक्स वसूली पिछले वर्षों की तुलना में लगभग दुगनी हो चली है, लेकिन कोई चिंता है? इस दौर में आरबीआई ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और अब जब आज उसकी रेपो रेट को लेकर यानी मौद्रिक समीक्षा बैठक शुरू हुई तो संकेत साफ तौर पर निकल कर आए कि अब फिर से रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा। यानी आने वाले वक्त में जो किस्त दे रहे हैं उन पर और गाज गिरने वाली है। लेकिन कोई चिंता है? या फिर आप खुश हो चले हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पेंशनधारी हैं, कि दरअसल महंगाई भत्ता 4% बढ़ गया? या फिर जो गरीब है वो सोचने लगा कि दरअसल अब दिसंबर तक 5 किलो अनाज तो मुफ्त में मिलता रहेगा? यानी 2 बरस 9 महीने तक का टारगेट सरकार का इस दिसंबर में पूरा होगा कि हम फ्री में अनाज इस देश के 81 करोड़ लोगों को देते हैं। लेकिन देश कहां पर है? और देश के भीतर की आर्थिक परिस्थितियों को डुबाकर सत्ता चलाने का हुनर क्या मौजूदा वक्त में मोदी सरकार से कोई पूछ सकता है? कोई सवाल कर सकता है, ये जानते समझते हुए कि पिछले बरस की तुलना में इस बरस महीना भी चुन लीजिए, सितंबर का महीना, चाहे वह गेहूं हो, चावल हो, चाहे वो आटा हो, दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले रुपया हो या फिर टैक्स की वसूली हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की इन परिस्थितियों को संभालने के लिए किसी के पास कोई रास्ता क्यों नहीं है? आरबीआई हाथ खड़ा कर देता है महंगाई को लेकर। वित्त आयोग के सामने संकट है। इस देश के भीतर में पैसा जो केंद्र का राज्यों तक जाता है वह भी क्यों नहीं जा पा रहा है? और केंद्र अपने तौर पर गवर्नेंस पर जितना पैसा खर्च कर रही है वो पहली सरकारों की तुलना में कहीं ज्यादा है। लेकिन फिर भी बेफिक्री और फिर भी सत्ता चलाने का हुनर जबरदस्त है। तो आज आप संकट समझना चाहते हैं या इस संकट के मद्देनजर मौजूदा राजनीतिक सत्ता की अय्याशी को देखना चाहते हैं? हमें लगता है जरा सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज को देखिए। रुपए को लेकर चिंता भारत के भीतर बिल्कुल नहीं है, यह जानते समझते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो $1 के मुकाबले 45 रुपए की कीमत थी। $1 के मुकाबले मनमोहन सिंह के काल में 58-59 के बीच में चीजें चल रही थी और मोदी सरकार के काल में आते आते यह 82 रुपए हो चली है। यानी इसी दौर में अगर 24 रुपए प्रति डॉलर बढ़ गया रुपए की कीमत, तो दुनिया के बाजार में अगर कल तक आप $1 का सामान लेते थे और 58 रुपए देते थे और आज उसी $1 के एवज में आपको 82 रुपए देने पड़ते हैं, तो जरा कल्पना शुरू कीजिए कि कितनी बड़ी तादाद में दुनिया के बाजार से भारत में कितना तेल आता है, कितना कोयला आता है, कितना इंजीनियरिंग का सामान आता है, कितना खाने वाला तेल आता है। ये सारी परिस्थितियों को जब गुथना शुरू कीजिएगा तो आप हैरत में आ जाएंगे। दरअसल इस सरकार ने रुपए के चक्कर में ही लगभग $100 बिलियन का इस देश के लोगों पर बोझ डाल दिया और $100 बिलियन का मतलब लगभग 8 लाख करोड़ से ज्यादा। और यही $100 बिलियन लगभग भारत के खजाने से इस दौर में खाली हो गए। खाली का मतलब जो रिजर्व करेंसी थी वह 645 से घटते घटते 545 तक आ गई, 640 से घटते घटते साल भर के भीतर 545 आ गई। यानी इस घाटे की भरपाई कौन करेगा, कौन सी इकोनॉमी करेगी, किस अर्थव्यवस्था के तहत करेंगे? तो अब हमें लगता है कि ये 5 किलो अनाज से आगे निकलने की सोच आपको अपने भीतर भरनी होगी और महंगाई भत्ते से आगे आपको सोचना होगा। क्योंकि भारत की जीडीपी की रफ्तार बीते 3 बरस देखिए तो 12% की रफ्तार से यह नीचे जा रही है। जो बैंक के भीतर पैसा जमा करते हैं उस पैसा जमा में यानी जो सेविंग डिपॉजिट होता है वह भी लगातार घटते चला जा रहा है और महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है। जो टैक्स की रिसिप्ट होती है ना, जहां आप टैक्स देते हैं, इसको इस रूप में समझिए कि हम जो नेट
टैक्स रिसिप्ट होती है 2018 में 24% थी, 2019 में 16%। 2018-19 हमने सिर्फ इसलिए लिया कि आपके बीच में कहीं कोविड काल का संकट ना आ जाए और तर्क ये ना गढ़ने लगे कि दरअसल कोविड काल में तो समूची दुनिया के सामने मुश्किल थी, भारत के सामने भी मुश्किल थी, तो उससे पहले की परिस्थिति। और आज की तारीख में यह नेट टैक्स रिसिप्ट जो है वह 26% है, नॉन टैक्स रिसिप्ट -36% है, जबकि यह 2018 में 30% थी, यानी एक लिहाज से लगभग 66% नीचे आ गया है नॉन टैक्स रिसिप्ट। लेकिन टैक्स का रिसिप्ट वह 26% पर छलांग लगाते हुए दुगने पर आ गया। यहां पर सवाल एक और है कि जब टैक्स रिसिप्ट का जिक्र हो रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर 2018 और 19 में 8 और 9% था, आज की तारीख में 5% है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर यह 63% तक चला गया है। इसके भीतर जब और घुसिएगा तो मसलन बीते 4 महीनों को लीजिए, क्योंकि सरकार का डाटा कुछ लेट चलता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीनों में जो रोड, पोर्ट, रेलवे, डिफेंस, हाउसिंग, टेलीकॉम, इन क्षेत्रों में जो खर्चा होना था, अगर 4 महीने बीत गए तो एवरेज खर्चा 33% होना था। लेकिन सरकार को किसी भी रूप में इकोनॉमी को चलते हुए दिखाना है, देश की इकोनॉमी पटरी पर लाने के लिए, तो उसने रोड, ट्रांसपोर्ट, हाईवे में 43% खर्च किया, रेलवे में 42% खर्च किया। यह खर्चा कहां से किया? मसलन टेलीकॉम के क्षेत्र में 1% कम किया, 32% कम हो गया। इसी तरीके से हाउसिंग अर्बन में 20% कम किया। यह सारी परिस्थिति क्या बतलाती है? यह बहुत साफ तौर पर कुछ चीजों को जिक्र करती है। इसको इस रूप में समझिए कि हम जब पैसा आ नहीं रहा है, टैक्स वसूली कर रहे हैं और उसकी साइकिल जब चलाना शुरू करते हैं तो एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति होती है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा उपाय बच ही नहीं रहा है। हम करें तो क्या करें? दुनिया से कर्ज उठाएं, उस पैसे को भारत के बाजार में डालें और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, लेकिन उसकी भी हद है। भारत के भीतर का संकट देखिए। एक तरफ अडानी कहते हैं कि $100 बिलियन इस देश में ग्रीन एनर्जी में आने वाले 10 बरस में लगाएंगे। $100 बिलियन वही हुआ, 8 लाख करोड़ से ज्यादा का। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की योजनाएं, जो कुल योजनाएं थी 1526, उसमें से 40% से ज्यादा योजनाएं लेट चल रही है, पैसा नहीं है। 647 योजनाएं विलंब से चल रही है। उसमें भी अगर हिस्सों में बांटना शुरू कीजिएगा तो यह रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की मिनिस्ट्री है, अगस्त की रिपोर्ट आई और उसने बताया कि 132 योजनाएं 1 से 12 महीने विलंब से चल रही है, 118 योजनाएं 1 साल से 2 साल के विलंब पर चल रही है, 273 योजनाएं लगभग 2 साल से लेकर 4 साल के बीच में चल रही है और 5 साल के बाद आगे 124 योजनाएं हैं, यानी कुल 647 प्रोजेक्ट लेट हैं। उसमें से 393 प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं। और ये जो लेट हो रहा है तो खर्चा बढ़ेगा। खर्चा बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, देगा कौन? लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा बढ़ जाएगा। इकोनॉमी कैसे संभलेगी और इकोनॉमी कौन संभालेगा? क्योंकि इस दायरे के भीतर में असल समीक्षा यह है कि जब आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक जो आज शुरू हुई, पहला हिस्सा ही यही था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है रेपो रेट को बढ़ाने का। रेपो रेट को बढ़ाने का मतलब यह है कि जो बैंक को आरबीआई कर्ज देता है उसके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो बैंक जब आपको कर्ज देगा तो वह भी बढ़ा देगा, तो किस्त खुद ब खुद बढ़ जाएगी। यानी मूल आप कब चुका पाएंगे दूर की बात है, आपको इंटरेस्ट चुकाने में ही पीढ़ियां गुजर जाएगी। अब आप सोचिए कैसी स्थिति में देश आकर खड़ा है, क्योंकि बीते दिनों मई में 0.40% बढ़ा, जून में 0.50% बढ़ा, अगस्त में 0.50% बढ़ा, इस बार फिर तैयारी है 0.50% बढ़ाने की। यानी लगभग इस 6 महीने के भीतर में अगर 2% रेपो रेट बढ़ रहा है तो यह अपने आप में हिस्टोरिक नहीं है। यह इस देश के भीतर में जो आरबीआई का काम है महंगाई पर नकेल कसना और उसके उपाय करना, उसके हाथ खड़े हैं। और इस परिस्थिति में वो हैरान है या फिर वह भी उस कतार में शामिल है जहां पर जो हालत इस देश के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हो रही है। यह एक डेंजरस सिचुएशन है,
कि आपके पास कोई उपाय नहीं बचे और आप बोझ डालने लगे, आपके पास कोई उपाय नहीं बचे और आप वसूली करने लगे टैक्स से। वो डायरेक्ट टैक्स होगा, वो जीएसटी का टैक्स होगा, यही वसूली करें और इस पूरी प्रक्रिया में आप अपने खजाने को लुटाने की दिशा में बढ़ जाएं। अगर आपने $100 बिलियन बीते एक बरस के भीतर अपने आयात को लेकर नहीं खर्च किया होता तो जो रुपए की कीमत आज आपको 82 रुपए नजर आ रही है, यह 100 पार कर चुकी होती। इस तेजी से रुपया गिरता डॉलर के मुकाबले। यह तो भला हो कि कुछ पैसा था और कुछ पुरानी पॉलिसीज जो चली आ रही थी, यानी मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट अपने तौर पर, और 2008 में जब दुनिया उसकी गिरफ्त में आ गई तो भी उस तेजी से डॉलर के मुकाबले रुपया नहीं कम हुआ और भारत का खजाना उस रूप में खाली नहीं हुआ जो मौजूदा वक्त में हो रहा है, जब आहट भर है कि दुनिया में रिसेशन आ गया है, आने वाला है, आ जाएगा। यानी मंदी की गिरफ्त में आते वक्त इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चीजों को संभालते हैं और मौजूदा वक्त बेफिक्री में रहती है, क्योंकि उसकी जो खर्च है, यह भी हमको लगता है आपको समझना चाहिए, जो खर्च का हिस्सा है यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 2018 में 17% था, -3% 2019 में था, लेकिन 2022 में यह 63% है। यह डेंजरस सिचुएशन बतलाती है। इसके बाद जैसे ही आप वहां से निकलते हैं, आपके सामने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आकर खड़ा हो जाता है। आप कल्पना कर रहे हैं, भारत कोयले का इस रूप में आयात कभी नहीं करता था जितना अभी कर रहा है। तेल का आयात जिस रूप में कर रहा है वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी कर रहा है, क्योंकि हमको रशिया से जो 30% कम कीमत पे तेल मिल जाता है, कच्चा तेल, उसको हम यूरोप के बाजार में बेचकर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं। स्थिति ये आ गई है। हम इसकी स्थिति थोड़ा और साफ करें आपके सामने। मसलन सिर्फ अगस्त के महीने का ले लीजिए, यानी पिछला महीना जो एक्सपोर्ट किया गया अगस्त के महीने में $57.47 बिलियन का, जो इंपोर्ट किया गया ये $75.84 बिलियन का, यानी नुकसान, व्यापार घाटा $18.37 बिलियन का। लेकिन पिछले बरस अगर आप चले जाएंगे 2021 के अगस्त में क्या था, अगर उससे तुलना करेंगे तो सोचिए उस समय एक्सपोर्ट जो हम कर रहे थे 53.83 बिलियन का और आज कितना कर रहे हैं 57, यानी सिर्फ $4 बिलियन ज्यादा हो पाया है एक साल के भीतर हमारा एक्सपोर्ट। और दूसरी तरफ इंपोर्ट जो कर रहे हैं वह 56 से बढ़कर 56 बिलियन से बढ़कर 75 बिलियन तक पहुंच गया। सरकार की एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी है, पीआईबी ने भी अपने तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जारी किए और उन्होंने जानकारी दी कि दरअसल स्थिति क्या है। अगस्त को लेकर उन्होंने जो जानकारी जो मिलियन $, का है, उनकी बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी हुई। उसमें उन्होंने बताया कि अगस्त के महीने में 2021 में हम जितना एक्सपोर्ट करते थे उसकी तुलना में इस बरस हम कम कर पाए हैं। अगस्त 2021 में 33,380 मिलियन $, ये हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और आज यानी पिछले महीने अगस्त में 32,996 मिलियन $, कम हो गया ना। ये पीआईबी कह रहा है और दूसरी तरफ जो हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही थी। तो सरकार की रिपोर्ट को ही सही मानते हैं और जो हम लोग इंपोर्ट की दिशा में बढ़ रहे हैं कि हम लोग इंपोर्ट कितना कर रहे थे, वह दिशा एक लिहाज से इस हद तक बढ़ गई कि वो 45,000 मिलियन डॉलर से बढ़कर 61,000 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। अब आपके जहन में एक सवाल होना चाहिए कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं क्या करते हैं, कितना करते हैं। आप सोचिए, भारत दुनिया के बाजार से तेल मंगाता है और तेल मंगाकर जो सस्ते में मिल रहा था, इस युद्ध का फायदा जो भारत ने अर्थव्यवस्था के लिहाज से उठाया, 4,907 मिलियन डॉलर का तेल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है भारत ने एक्सपोर्ट किया, वह पेट्रोल डीजल कच्चा तेल जो रशिया से लेकर आए थे 30% की रियायत में, तो उससे लाभ हो गया 4,907 मिलियन डॉलर का लाभ हो गया। और चावल पे तो रोक अब लग गई है, लेकिन चावल भी हम लोगों ने अगस्त में एक लिहाज से हिस्टोरिक तरीके से 1,000 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन अगला सवाल इंपोर्ट का है। ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको तो स्वावलंबी होना है, आत्मनिर्भर होना है, मेक इन इंडिया की दिशा में जाना है। लेकिन इंपोर्ट क्या बतलाता है? इंपोर्ट बहुत साफ तौर पर बतलाता है
कि मैक्सिमम कच्चा तेल आता है, इसमें कोई दो मत नहीं। यानी 61,679 मिलियन डॉलर में से 17,606 मिलियन डॉलर पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पे खर्च हुआ है, जो डॉलर की शक्ल में पेमेंट किया गया है। ये अगस्त के महीने का डाटा है, पूरे साल का नहीं। अगस्त के महीने में इसके अलावे सोचिए कोयला और कोक मंगाया गया 4,530 मिलियन डॉलर। आप कहेंगे पहले नहीं आता था, जी नहीं, पहले नहीं आता था। पहले इसका आधे से भी कम आता था, यानी पिछले साल देखिएगा तो 1,939 मिलियन डॉलर। तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई? भारत के ऊपर तो कोल खजाने पड़े पड़े हैं, कोयला खूब उत्पादन होता है, और हम लोग तो कोल ब्लॉक्स को लेकर स्कैम को भी पकड़ चुके हैं। फिर भी दिक्कत कहां हो गई? दिक्कत यह हो गई कि हमको कुछ कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाना है, उसी के मातहत उन्हीं के जरिए इन चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और पिछले साल की तुलना में दुगने से ज़्यादा हम कोल और कोक यहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं। अगला इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो है, पिछले साल हम लोग करते थे लगभग 6,000 मिलियन डॉलर, इस बार वह 7,300 मिलियन डॉलर पार कर गया, उसमें भी बढ़ गए। जिस क्षेत्र में हमें मजबूत होना था, हम सिर्फ उसी क्षेत्रों का उद्घाटन कर रहे हैं आपके सामने। वेजिटेबल ऑयल हम अपने आप में प्रोडक्शन कैसे करेंगे, वह भी 1,300 मिलियन डॉलर से बढ़कर हमको आयात करना पड़ा पिछले अगस्त के महीने में 1,890 मिलियन डॉलर। यह सिर्फ एक महीने का डाटा है, साल भर का नहीं है। इसी तरीके से आयरन और स्टील, जितनी इंडस्ट्री चल रही है, जिस रूप में चल रही है, सरकार ने बार बार बताया कि हम आत्मनिर्भरता की दिशा में है, स्वावलंबन की दिशा में है, लेकिन 2,900 मिलियन डॉलर से बढ़कर यह 3,900 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अगला सवाल इस रूप में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका असर जो ओवरऑल पड़ रहा है वो इसलिए बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है क्योंकि इस देश के भीतर में होलसेल प्राइस अनाज का हो या रिटेल प्राइस हो, दोनों की जो कीमतें हैं वह हर महीने जो बढ़ रही है उसकी रफ्तार 10 से 20% की है। ये कल्पना के परे है होलसेल के भीतर में, और अगर आप साल भर के भीतर लीजिएगा तो ये एवरेज औसतन 20 से 25% आ रहा है, और रिटेल में भी ये लगभग 18% आ रहा है। जैसे आटा लीजिएगा तो ये 18% बढ़ गया रिटेल में, खुदरा में, और होलसेल में बढ़ गया लगभग 20%, 2,558 से बढ़कर 3,087 हो गया प्रति क्विंटल। अलग अलग हिस्से में है, यानी ना हमसे वह इंडस्ट्री संभल रही है, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर संभल रहा है, ना एक्सपोर्ट की दिशा में हम आगे बढ़ पा रहे हैं। इंपोर्ट लगातार बड़ा होते जा रहा है और हमारा खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य को हम संभाल पाने की स्थिति में नहीं है, और किसी तरीके से बचे हैं तो वो रिजर्व करेंसी के आश्रय ये देश चल रहा है। क्योंकि जो रफ्तार है, इन दोनों रफ्तार को अगर आप पकड़िए तो एक महीने के भीतर यानी लगभग 26 बिलियन डॉलर अगर कम हो जाए रिजर्व करेंसी के तौर पर किसी भी देश के भीतर में एक महीने में, तो इसका मतलब यह है कि हर दिन 1 बिलियन डॉलर हम रिजर्व का खर्च कर रहे हैं। इस स्थिति में देश की इकोनॉमी को अगर ले आया गया है तो कई सवाल किसी के जहन में भी आ सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे। बच्चों को जिन्होंने पढ़ाई के लिए लोन लिया बैंकों से, क्या वो लौटा पा रहे हैं? बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 40% से ज़्यादा बच्चे पैसा लौटा पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी माली हालत ठीक नहीं, और पढ़ाई जो हायर एजुकेशन था उस एजुकेशन को पाने के बाद नौकरी नहीं है। यह सबसे न्यूनतम एस्पेक्ट होता है कि एजुकेशन लोन भी ना लौटा पाना इस वजह से कि रोजगार ही नहीं है। यह इकोनॉमी के एक ऐसा ढलान है। दूसरी परिस्थिति, किसी के पास कोई पैसा नहीं लेकिन बिजनेस चलाना है, और खास तौर से एमएसएमई सेक्टर को, जिसको लेकर सरकार पता नहीं क्या क्या बोलती है, लेकिन बोलती है तो बोलने दीजिए। जरा समझिए ये कि बैंकों के सामने इस दौर में लोन लेने वालों की कतार है, और लोन लेने का मतलब यह है कि अगर आप पिछले साल और इस साल की तुलना कीजिएगा सिर्फ एक महीने का, अगर आप सितंबर 2021 में चले जाइए और सितंबर 2022 में आके खड़े हो जाइए, आप सोचिए कि लोन दुगना ले लिया गया एक महीने के भीतर। 2021 में 2,43,000 करोड़ का लोन लिया गया, इस बार 4,95,000 करोड़ का बैंक से लोन उठाया गया।
क्योंकि लोन के अलावे आप कितना भी इंटरेस्ट लीजिए, लेकिन हम जिंदा रह पाएंगे तब ना। जैसे हैंड टू माउथ में 5 किलो अनाज बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक इसी तरीके से जो बिलियनियर्स हैं इस देश के भीतर में बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि कम से कम कैपिटल का फ्लोर लगातार बना रहे और बैंक से लोन लें, उसके बाद चीजों को डेवलप करें, मार्केट में ले जाएं। लेकिन एक झटके में सरकार ने माना, आरबीआई ने माना, नीति आयोग ने माना कि इस देश में जो कंज्यूमरिज्म था, जो उपभोक्ता था, जो पैसा जो जिसके पास था वो इतना कम हो गया कि वो खर्च कर पाने की स्थिति में नहीं है। तो फेस्टिव सीजन है तो क्यों नहीं महंगाई भत्ता दे दिया जाए सरकारी कर्मचारियों को। कम से कम फेस्टिवल के सीजन में कुछ खरीदारी करने तो ये निकलेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक वक्त कॉरपोरेट को रियायत दे दी गई थी टैक्स में, यह सोचते हुए कि कॉरपोरेट उस पैसे को मार्केट में लेकर आएगा और इकोनॉमी चलने लगेगी, लेकिन उसने अपने खातों को ठीक करना शुरू कर दिया। तो मौजूदा वक्त में जो मिडिल क्लास है, जो नौकरी पेशा है, जो पेंशनधारी है, वो अपनी जिंदगी में पैसे के खरीद में खर्च करेगा या बचा कर रखेगा। सरकार को इस बुद्धि से भी सोचना पड़ेगा। लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों की फहरिस्त में जब इस बात का जिक्र होता है कि क्या हो रहा है, तो एक चीज और सवाल उठती है कि अगर 26 अरब डॉलर की गिरावट महीने भर के भीतर हो गई, यानी इससे पहले पिछले महीने 541 बिलियन डॉलर था, वो घटकर 542 बिलियन डॉलर हो गया। इस रफ्तार से चीजें गिर रही है और उसी रफ्तार से डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, तो चीजें संभालेगा कौन। और इसके ठीक समानांतर इस देश में ब्लैक मनी की परिस्थिति कितनी बड़ी हो रही है, ये खुद आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि ट्रांजैक्शन में आया हुआ 2000 और 500 रुपए का नोट लगभग 9 लाख करोड़ रुपया गायब हो गया है। और उसको अगर आसानी से समझिए तो 2000 रुपए नोट लगभग 54 करोड़ नोट जो हैं वो गायब हो गए, सर्कुलेशन से, जो नहीं होना चाहिए था। इसी तरीके से 500 रुपए के जो नोट थे, यह 1626 करोड़ नोट यह सर्कुलेशन से गायब हो गए। कहां चले गए? इस इकोनॉमी को एक झटके में आप उलट दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर गवर्नेंस में इतना खर्चा हो रहा है, अगर सरकार की रईसी में कोई असर नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता सरकार दे रही है कि वहां से विरोध के स्वर ना आ जाए और उसके लिए मुश्किल ना हो जाए, तो इसका एक मतलब साफ है कि इस देश को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो राजनीतिक सत्ता संभाल रही है सरकार, और जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी है उसका खजाना किसी भी तरीके से भरा रहना चाहिए। बाकी स्थितियों को देख लेंगे। ऐसी गारंटी कोई किसी देश में दिया जा सकता है क्या? अगर नहीं दिया जा सकता है तो इन्होंने अपने तौर पर एक सिस्टम बनाया है। पॉलिटिकल वे में खर्चे में कोई कमी नहीं आएगी। राजनीतिक तौर पर इस देश में चुनाव करा लीजिए या विधायकों की खरीद फरोख्त करा लीजिए या कॉरपोरेट मित्रों के जरिए पैसे का जो पूरा ट्रांजैक्शन है कि उनके नेटवर्थ को कैसे बढ़ाना है और इस देश की संपत्ति को कौड़ियों के मोल उनको कैसे थमा देना है, गिफ्ट ऑफर दे देना है फेस्टिव सीजन के हिसाब से। उस लिहाज से इस देश की पॉलिटिक्स, राजनीतिक सत्ता का खजाना और गवर्नेंस के तौर तरीके, यह इस देश की जीने के तौर तरीके से अगर बिल्कुल अलग हैं, तो फिर आप कौन सी कल्पना करेंगे कि इनके पास कौन सा रास्ता होगा? फाइनेंस कमीशन हाथ खड़ा करता है, आरबीआई हाथ खड़ा करता है, नीति आयोग हाथ खड़ा करता है, फाइनेंस मिनिस्टर आए गाए साए कुछ भी कहती हैं, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री लगातार सपने और उम्मीद करोड़ों के डाटा के आशे रखते हैं। आज 1 लाख करोड़ उधर, 2 लाख करोड़ उधर, लेकिन ये कहां पर है कोई नहीं जानता है, क्योंकि जिस देश के भीतर में 1500 योजनाओं में से 40% से ज्यादा योजनाएं लेट हो गई, नहीं हो पा रही है, उस देश के भीतर में इकोनॉमी को लेकर कौन सा रोना, किस रूप में कोई रोएगा? सवाल सिर्फ इतना है, कोई सवाल क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के भीतर यह सवाल उठते हैं कि दरअसल इस रूप में देश को नहीं चलाया जा सकता है? वह सुओ मोटो क्यों नहीं लेता है? क्योंकि इस देश में किसी वकील की अब यह हैसियत नहीं रही कि वो सरकार के खिलाफ खड़े होकर कहे हम पीआईएल कर रहे हैं और अगले दिन उसके दरवाजे पर कार्रवाई की शुरुआत ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट को खुद जागना होगा। पार्लियामेंट तो मूक है, खामोश है, इसका जिक्र विपक्ष लगातार कर चुका है। राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा हमें बोलने नहीं दिया जाता, यानी पार्लियामेंट भी साइलेंट हो गई, बचा कौन? इंस्टीट्यूशन साइलेंट हो गए, बचा कौन? इस देश की ब्यूरोक्रेसी सरकार के साथ खड़ी है, बचा कौन? मीडिया के भीतर से सवाल नहीं उठेंगे, बचा कौन? बचा सुप्रीम कोर्ट।
और सुप्रीम कोर्ट अब जब लाइव पे आ गया है कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठे, इस देश की इकोनॉमी का कच्चा चिट्ठा लेकर आए, सरकार को बोले व्हाइट पेपर लेकर आइए और बताइए कि आपके सामने कौन सा प्रोग्राम है जो इस तरीके से नेगेटिव एस्पेक्ट में पूरी इकोनॉमी जान रही है, अब संभालेंगे कैसे? नहीं संभालेंगे तो इस देश को इलेक्शन में दोबारा जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट करेगा ये क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।